हक। आखिर कौन दिलाएगा हक? सरकार, अदालत, समाज या कौम? और तब क्या होगा जब आप कौम से लड़कर अदालत पहुंचे, अदालत आपको न्याय दे और कुछ वोटों के लिए सरकार उस फैसले को बदलकर आपको फिर से अन्याय की आग में झुलसा दे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं, और अगर नहीं समझे तो इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर हक मूवी शायद आपको आसानी से समझा दे। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। हम बात कर रहे हैं शाह बानो केस की, लेकिन इस बार शाह बानो की कहानी सिर्फ कानूनी किताबों और संसद की बहसों तक सीमित नहीं रहेगी। अब ये सिनेमा के पर्दे पर उतर रही है। इमरान हाशमी स्टारर आने वाली फिल्म हक का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एक दमदार कोर्ट रूम ड्रामा जो सीधे उस ऐतिहासिक मुकदमे से प्रेरित है जिसने भारत में व्यक्तिगत कानून बनाम समान अधिकार की बहस को भड़का दिया था। फिल्म 7 नवंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी। इस फिल्म में यामी गौतम साजिया बानो का किरदार निभा रही हैं जो शाह बानो पर आधारित है। वहीं इमरान हाशमी अब्बास बने हैं एक अमीर और प्रभावशाली वकील जिनका किरदार शाह बानो के पति अहमद खान से प्रेरित है। कहानी उनके टूटते रिश्ते और अदालत की लड़ाई पर केंद्रित है, जहां एक महिला अपने बच्चों के भविष्य और अपने वजूद की जंग लड़ती है। फिल्म हक जिग्ना वोरा की किताब बानो भारत की बेटी पर आधारित है जो शाह बानो केस का गहराई से दस्तावेजीकरण करती है। टीजर और ट्रेलर में अदालत के तीखे टकराव, कौम और मजहब के बीच की खींचातान और न्याय की गुहार दिखाई गई है जो आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिलाओं के अधिकारों पर चल रही बहसों से सीधे जुड़ती है। सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी और जंगली पिक्चर्स वो बावेजा स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस की गई ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सवाल है। न्याय देगा कौन, कौम या कानून? सवाल तो सटीक है, न्याय भी मिल चुका है, लेकिन इस वीडियो में हम एक एक कर जानेंगे कि कैसे कांग्रेस की तुच्छ राजनीति ने एक महिला को उसके हक से वंचित रखा। कैसे वही कांग्रेस जो आज संविधान का रंग बदलकर उसकी रक्षक बन घूमती है, उसी कांग्रेस ने संविधान और न्याय तंत्र का मजाक बनाकर रख दिया था। मूवी तो आती रहेगी, शायद सब ठीक ठीक बताया जाए या फिर पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए कुछ चीज़ें छोड़ दी जाएं, लेकिन आप देखते रहिए द पैम्फलेट, जहां आपको सच की तरह बताया जाएगा बिना किसी फिल्टर के। शाह बानो बेगम, ये नाम भारतीय राजनीति और न्यायपालिका की सबसे बड़ी कसौटी है। 1932 में मोहम्मद अहमद खान से शादी हुई, 5 बच्चों की परवरिश की और 46 साल गृहस्थी निभाने के बाद 1978 में 62 साल की उम्र में उन्हें तलाक देकर सड़क पर छोड़ दिया गया। पति ने कहा, बस इद्दत तक का खर्च दूंगा, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। शाह बानो ने हिम्मत दिखाई और सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया। ये वही कानून है जो धर्म से ऊपर उठकर हर बेसहारा महिला को मेंटेनेंस का हक देता है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सेक्शन 125 सब पर लागू है, इद्दत तक ही जिम्मेदारी नहीं, पति को आगे भी गुजारे का खर्च देना होगा। मेहर मेंटेनेंस का विकल्प नहीं है। और हाँ, संविधान का अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड अब और टाला नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जजों ने कुरान का हवाला देते हुए शाह बानो के हक को जायज़ ठहराया। यानी फैसला न मजहब के खिलाफ था न कौम के, बल्कि इंसाफ के पक्ष में था। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो को जो न्याय दिया वो सिर्फ एक वकीली जीत नहीं थी, ये उस सिद्धांत की जीत थी कि कानून हर नागरिक पर बराबरी से लागू होगा। बेंच ने कहा, सेक्शन 125 सब पर लागू है, इद्दत बहाना मेंटेनेंस से बचने का औजार नहीं और मेहर कभी भी हक का बदला नहीं हो सकता। अदालत ने कुरान का हवाला देकर तकरीबन साफ कर दिया कि मजहब भी महिलाओं के हक के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी था न्याय का पालन, वही देश की सियासी मशीनें कुचल कर रख देंगी। कोर्ट का फैसला पढ़ते ही मजहबी
आहरू और ठेकेदार यानी मौलवियों और मजहबी संगठनों ने इस मुद्दे को सीधे कौम की इज्जत का मसला बना दिया। ये विरोध मामूली प्रतिवाद नहीं था, ये योजनाबद्ध, संगठित और जहर भरी राजनीति थी। नेतागिरी ने इसे ब्रॉडकास्ट किया, टीवी पर, मस्जिदों के बाहर और गलियों में नारे उठे, डर फैलाया गया और शाह बानो जैसे अकेली महिला को अपने ही समुदाय की नज़र में गुनहगार बना दिया गया। मजहबी ठेकेदारों ने इस तकरीर को शरीयत पर हमला बताकर भावनाएं और गुस्सा भड़का दिया। सामूहिक बोला गया, हमारी कौम की इज्जत पर खतरा, और इसी वाक्य ने कानून और इंसाफ को पृष्ठभूमि में धकेल दिया। दबाव इतना बेतहाशा था कि सार्वजनिक बहिष्कार और सामाजिक तिरस्कार शाह बानो पर मढ़ दिया गया। न्याय को जीने का मौका देने के बजाय समाज ने उसे सजा दे दी, और यहाँ पर कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखाया, जो थोड़ा शर्मनाक भी नहीं बल्कि योजनाबद्ध रूप से निंदनीय था। राजीव गांधी के पास 400 से ज़्यादा संसद की सीटें थी, ताकत इतनी कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान के पक्ष में लागू कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा, अदालत का न्याय भला हो या बुरा, वोट ज़रूरी है। कांग्रेस ने चुनावी गणित को संविधान से ऊपर रखा। 1986 की संसद में उन्होंने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट लाकर सुप्रीम कोर्ट की बात पलट दी। मेंटेनेंस को इद्दत तक सीमित कर दिया गया और आगे की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड और परिवार पर डाल दी गई। किसकी जीत हुई? कांग्रेस के वोट बैंक की। हारी कौन? भारतीय संविधान और मासूम महिलाएं। लेकिन इस पूरे अंधेरे में एक रोशनी भी थी, आरिफ मोहम्मद खान। वो उस वक्त कांग्रेस सरकार में मंत्री थे और उन्होंने संसद में खड़े होकर न सिर्फ संविधान बल्कि कुरान का हवाला देते हुए शाह बानो के पक्ष में दलील दी। उन्होंने कहा, इस्लाम की असली व्याख्या महिलाओं के हक के साथ है, और कोई भी व्याख्या जो महिला को बेसहारा छोड़ दे वो ना इंसाफ है और ना ही इस्लाम। आरिफ का विरोध सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहा। जब कांग्रेस ने पलटी मारी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं भाड़े का सिपाही नहीं हूं। महिलाओं के हक के खिलाफ खड़े होकर मैं मंत्री पद पर नहीं बैठ सकता। और इस्तीफा देकर उन्होंने दिखाया कि सिद्धांत सिर्फ किताबों के लिए नहीं बल्कि आचरण के लिए होते हैं। आरिफ की आवाज उस दौर में अल्पसंख्यक राजनीति के कोलाहल में एक साफ और सच्ची गूंज थी। उन्होंने साबित किया कि ईमानदारी और मजहब की सही समझ साथ साथ चल सकती है। मगर कांग्रेस ने इस आवाज़ को दबाने का रास्ता चुना और वोटों की खातिर संविधान को फिरौती पर चढ़ा दिया। कांग्रेस का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। शाह बानो केस में झुककर मुस्लिम मौलवियों को खुश किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने समझ आया कि हिंदू समाज में गुस्सा भड़क चुका है। सवाल उठ रहे थे, क्या कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की पार्टी बन गई है? क्या बहुसंख्यकों की भावनाओं की कोई कीमत नहीं? राजीव गांधी की सरकार ने इस गुस्से को दबाने के लिए तुरंत एक नया पैंतरा खेला। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला जज ने आदेश दिया और बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया। वो ताले जो 1949 से बंद थे, अचानक सरकार की सहमति और दबाव में खोल दिए गए। यानी कांग्रेस ने एक ही साल में 2 विपरीत फैसले लिए। शाह बानो के मामले में मुस्लिम वोट बैंक को अपीज किया और बाबरी ताला खोलकर हिंदू वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की। इसे कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस का ये संतुलन दोनों तरफ से भरोसा खो बैठा। मुस्लिम समाज में कट्टरपंथ और मजहबी राजनीति और गहरी हो गई, वहीं हिंदू समाज में ये भावना बैठ गई कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे में सेक्युलर है, असल में वोटों की दलाली करती है। यही वो पल था जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन को नई हवा दी। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी को वो मंच मिला जिसे कांग्रेस ने अपने ही हाथों से सौंप दिया था। कांग्रेस को लगा होगा कि दोनों तरफ खुश हो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। दोनों तरफ अविश्वास पनपा।
दोनों तरफ ध्रुवीकरण गहरा हुआ और इसी दोमुही राजनीति ने भाजपा के उभार और आगे के राम जन्मभूमि आंदोलन की नींव रखी। शाहबानो केस में कांग्रेस ने मुस्लिम मौलवियों को अपीज किया और बाबरी का ताला खोलकर हिंदुओं को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस वोट बैंक जंगलिंग ने दोनों समुदायों में सिर्फ अविश्वास पैदा किया। हिंदू समाज में ये भावना गहरी हो गई कि कांग्रेस का सेक्युलरिज्म एक छलावा है, असल में वो सिर्फ वोटों की मोल भाव करने वाली पार्टी है। यही वो खाई थी जिसे कांग्रेस ने अपनी नीतियों से और चौड़ा किया और यही खाई आगे चलकर हिंदू जागरण और राम जन्मभूमि आंदोलन का ईंधन बनी। भाजपा को मंच और जन समर्थन इसलिए मिला क्योंकि कांग्रेस ने खुद अपनी सेक्युलर साख को तिलांजलि दे दी थी, यानी कांग्रेस ने अपीजमेंट करके कम्युनलिज्म को जन्म दिया। और जो पार्टी आज संविधान की दुहाई देकर घूमती है, वही पार्टी उस दौर में संविधान और न्यायपालिका को वोटों के ठेके पर बेच रही थी। असल सवाल ये है, क्या शाहबानो जैसी बुजुर्ग महिला का हक वाकई इतना छोटा था कि उसे वोटों की बोली में कुर्बान कर दिया जाए? कांग्रेस ने साबित कर दिया हाँ, और इसी हाँ ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। शाहबानो केस से जो घाव खुले थे उन्हें न्यायपालिका ने आगे जाकर भरने की कोशिश की। 2001 में डेनियल लतीफ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भले ही 1986 का कानून इद्दत की अवधि का जिक्र करता है, मगर तलाक के समय पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी और बच्चों के भविष्य का पूरा इंतजाम करे। यानी कोर्ट ने परोक्ष रूप से शाहबानो के फैसले की आत्मा को फिर से जिंदा किया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान। मोदी सरकार ने तलाक के बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक को कानूनी अपराध घोषित कर दिया। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट पास करके उन्होंने साफ कर दिया, महिला का हक वोटों की सौदेबाजी से बड़ा है। जहां 1986 में कांग्रेस ने बुजुर्ग शाहबानो का हक मौलवियों के दबाव में छीन लिया था, वही 2019 में भाजपा सरकार ने उसी मौलवी लॉबी को नज़रअंदाज करके मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी। ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं था, सियासी बयान भी था। मोदी जी ने इसे शाहबानो केस से जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं से धोखा किया, हमने उन्हें इंसाफ दिया। भाजपा ने इसे महिला अधिकार और जेंडर जस्टिस का मुद्दा बनाकर कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स को बेनकाब किया। कांग्रेस जो आज संविधान का लेक्चर देती है, वही उस वक्त संसद में इस कदम का विरोध करती नजर आई, क्योंकि उसे फिर वही डर था, वही वोट बैंक। कांग्रेस 1986 मौलवियों को अपीज किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा, महिलाओं से न्याय छीना। मोदी सरकार 2019 मौलवियों का विरोध झेला, महिलाओं को न्याय दिया, वोट बैंक से ऊपर उठकर कानून बनाया। यानी जो काम कांग्रेस को 1986 में करना चाहिए था, उसे मोदी सरकार ने 33 साल बाद पूरा किया। शाहबानो केस सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की अदालत की जंग नहीं थी, ये उस कांग्रेस की असलियत का आईना था जो अपने आप को सेक्युलर कहती रही, मगर असल में उसने संविधान और न्यायपालिका दोनों का गला वोट बैंक के लिए घोंट दिया। आज कांग्रेस संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन सच ये है कि शाहबानो जैसी महिला का हक कांग्रेस ने ही कुचल कर रखा था। उस दौर की राजनीति ने दिखा दिया कि कांग्रेस के लिए इंसाफ और अधिकार कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं थे, वे हमेशा सौदेबाजी की मुद्रा में थे। और यही वजह है कि शाहबानो केस भारतीय राजनीति में सिर्फ एक मुकदमा नहीं, बल्कि एक मील का पत्थर बन गया, जहां संविधान हारा, इंसाफ हारा और कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति जीत गई। लेकिन इतिहास ने यह भी दिखा दिया कि अगर हिम्मत और नियत हो तो अधूरी लड़ाइयां भी पूरी हो सकती हैं। शाहबानो की लड़ाई देर से सही, मगर ट्रिपल तलाक पर जाकर पूरी हुई। उम्मीद है कि हक इस साहस भरी कहानी के साथ बड़े पर्दे पर न्याय कर सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।